नमस्कार साथियों, द डिग्निटी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पॉलिटी में मौलिक अधिकार को जो हमने पिछली क्लासेस में डिस्कस किया था उसे ही आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने मौलिक अधिकार से रिलेटेड आपका जो है विशेषताओं को या अनुच्छेद 12 को, अनुच्छेद 13 को पूरे विस्तृत तरीके से समझने का प्रयास किया था। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने पुरानी वीडियो को भी देखा होगा और प्रॉपर नोट्स बनाए होंगे, है ना। चलिए, आज की इस वीडियो में हम मौलिक अधिकारों का, आपका जो मौलिक अधिकार हैं 6 प्रकार के, हम उनकी चर्चा करेंगे। अब उन 6 अधिकारों की हम चर्चा करते हैं कंटिन्यूटी रूप में। आप जो है इस वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और नोट्स प्रॉपर बनाते जाइएगा। अगर आप पहली बार आए हैं इस चैनल पर तो इस वीडियो को देखने के बाद नेक्स्ट जो आपकी अपलोडेड वीडियो पड़ी हुई है ना, इससे पहले की पास्ट हिस्ट्री की, आप उन्हें भी देख लीजिएगा ताकि पॉलिटी की सारी चीजें आपकी एकदम क्लियर हो जाए, कहीं पर भी कोई समस्या ना रहे। ठीक है, चलिए तो देखिए दोस्तों, हम बात कर रहे थे मौलिक अधिकार की। किसकी बात कर रहे थे? मौलिक अधिकार। ठीक है, अब मौलिक अधिकार में अगर देखा जाए तो मौलिक अधिकार में आपको भी पता है कि हमने चर्चा की थी कि भाई मौलिक अधिकार मैग्ना कार्टा है, मौलिक अधिकार सीमित हैं, वो सब लास्ट वीडियो में हमने देखा था। और वर्तमान में अगर मौलिक अधिकार की बात की जाए तो ये कितने प्रकार के अधिकार हैं? 6 प्रकार के। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के, है ना। अब सबसे पहला जो अधिकार है वो किसका अधिकार है? आपका अगर देखा जाए तो समता का अधिकार। किसका अधिकार है? समता का अधिकार। ठीक है, कहां से कहां तक है? अनुच्छेद 14 से 18। 12 और 13 को हमने पहले चर्चा में ले लिया था। ठीक है, अनुच्छेद 12 से जो अनुच्छेद 12 और 13 जो है उन्हें तो हम चर्चा में ले चुके थे। 14 से 18 जो है हमें उसकी चर्चा करना है। अब एक जो है वो सबसे पहले है अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से अनुच्छेद 14, क्योंकि पॉलिटी है और पॉलिटी के शब्द महत्वपूर्ण होते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। भारत के क्षेत्र में रहने वाले हर व्यक्ति को विधि के समक्ष समान व विधियों का समान संरक्षण प्राप्त होगा। ठीक है, पढ़िए अब इसे। भारत के क्षेत्र में रहने वाले हर व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता व विधियों का समान संरक्षण, समानता व विधियों का समान संरक्षण प्राप्त होगा। ठीक है, अब कई सारी चीजें हैं जिसको आपको देखना है। सबसे पहला, हमने यहां पर भारत के क्षेत्र की बात की है, तो भारत का क्षेत्र मतलब भारत का समुद्री क्षेत्र, भारत का वायु क्षेत्र, भारत का मुख्य भूमि क्षेत्र, सारा, ठीक, सब कुछ मिलाकर भारत का क्षेत्र है। ठीक है, में रहने वाले हर व्यक्ति, हर व्यक्ति का मतलब अब चाहे वो भारतीय नागरिक हो, विदेशी हो, कोई भी हो। ठीक है, तो चाहे वो व्यक्ति भारत का नागरिक है या विदेशी है, वो व्यक्ति शब्द में आएगा। और अगर व्यक्ति शब्द में आएगा तो अनुच्छेद 14 के तहत आपका देखा जाए तो विधि के समक्ष उसे क्या माना जाएगा? समान। ठीक, पहला पॉइंट है विधि के समक्ष समानता, इक्वलिटी बिफोर द लॉ। ये जो विषय है ये हमने कहां से लिया है? ब्रिटेन से। ठीक है, और ये कहता है कि किसी भी प्रकार का विशेषाधिकार नहीं होगा। क्या नहीं होगा? किसी भी प्रकार का विशेषाधिकार नहीं होगा, प्रिविलेज नहीं होगा, क्योंकि ब्रिटेन में विधि या कानून सबसे महान है और कानून के सामने सब समान माने जाते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से भारत में कहा गया है कि विधि के समक्ष सबको समान माना जाएगा। कानून के सामने ना कोई अमीर है, ना कोई गरीब है, ना कोई ऊंची जाति है, ना कोई नीची जाति है, ना कोई राजनीतिक रूप से बड़ा है, ना कोई छोटा है।
ठीक है। और इसीलिए जो न्याय प्रदान किया जाता है वो धर्म जाति के आधार पर नहीं बल्कि परिस्थिति और किए गए कार्य के आधार पर दिया जाता है। अगर आपने किसी की हत्या की है तो हत्या करने पर सजा इस आधार पर नहीं मिलती कि आप जनरल का होकर आपने ओबीसी की हत्या की है ना, हत्या की है आपने किस परिस्थिति में की है, अपराधी आप उस परिस्थिति के आधार पर होगे। कई बार हत्या स्वयं की रक्षा के लिए की जाती है, कई बार हत्या गलतीवश होती है, कई बार हत्या जानबूझकर की जाती है, तो सब में आपका जो है परिस्थिति अलग अलग है, ठीक है। तो कानून के सामने हर व्यक्ति क्या है, समान है, किसी भी प्रकार का विशेषाधिकार उपलब्ध नहीं है, सब इक्वल हैं कानून के सामने। और इसीलिए आप देखते होंगे पिक्चरों में दिखाया जाता है मोस्टली तो कि जो न्याय की देवी है उसकी आंख में पट्टी बंधी होती है, ब्लैक रिबन बंधा होता है ना, और हाथ में तराजू होता है कि भाई मुझे कुछ नहीं दिख रहा कि सामने वाला सोने जवाहरात पहनकर आ रहा है या फटे कपड़े पहनकर आ रहा है, मेरे लिए तो बस ये तराजू है, ये मेजरमेंट है, जिसकी तरफ पल्ला भारी होगा, जिसकी तरफ सबूत ज्यादा होंगे, न्याय उसे प्रदान कर दिया जाएगा, ठीक है। दूसरा, विधियों का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, ठीक है। अब इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, दो व्यक्ति हैं, ठीक है, एक व्यक्ति गाड़ी चला रहा था और अचानक सामने से जो साइकिल में एक बुजुर्ग जा रहे थे उनकी साइकिल इनबैलेंस हुई और वो उस गाड़ी वाले से टकराए। अब क्योंकि बुजुर्ग थे तो उनकी मृत्यु हो गई, है ना। तो एक परिस्थिति तो ये है, इसमें भी आपका जो है ये भाई साहब गाड़ी चला रहे थे, हत्या हुई, भाई बुजुर्ग तो मर गए तो हत्या तो हुई, है ना। दूसरी परिस्थिति ये है कि भाई एक व्यक्ति थे, उन्होंने अपनी गाड़ी फुटपाथ पर चढ़ा दी और वहां सोते हुए आदमियों के ऊपर जो है गाड़ी चढ़ा दी किसी नशे के चक्कर में, ठीक है ना। नशे के कारण जो है उन्होंने फुटपाथ पर गाड़ी चला दी और दो चार लोग जो वहां पर सोए थे उन सभी की हत्याएं हो गई। तो दोनों में हत्या तो हुई है, काम तो हुआ है, लेकिन क्या दोनों को सजा बराबर मिलेगी? आप कहोगे नहीं, ठीक है। अब यहां पर उदाहरण को दूसरे तरीके से समझ लेते हैं। एक हत्या की है 14 वर्ष के व्यक्ति ने या बालक ने, है ना, जिसे जुवेनाइल कहते हैं, नाबालिग कहते हैं, और एक हत्या की है 22 वर्ष के व्यक्ति ने, ठीक है। तो क्या दोनों को सजाएं बराबर मिलेंगी? जवाब होगा नहीं। और उसका अर्थ यहीं से निकलता है विधियों का समान संरक्षण। इसका मतलब यह है कि जब दो व्यक्तियों का परिस्थिति एक जैसा है तब उन पर लगने वाला कानून भी एक जैसा होगा। यहां पर दोनों की परिस्थिति अलग अलग है। ये हत्या गलतीवश थी, ये हत्या जानबूझकर की गई थी, ये हत्या नाबालिग द्वारा है, ये हत्या वयस्क द्वारा है। तो दोनों की परिस्थिति अलग अलग है, तो लगने वाला कानून भी अलग अलग होगा, ठीक है। तो यहां पर कहा जाता है विधि का समान संरक्षण, कि अगर परिस्थिति समान है तो विधियों का संरक्षण भी समान होगा, मतलब विधि भी समान लगेगी। परिस्थिति अलग है तो विधि भी अलग हो जाएगी, कानून भी अलग हो जाएगा, ठीक है। यह प्रक्रिया हमने कहां से लिया है? अमेरिका से, ठीक है। तो अमेरिका से हमने लिया है विधियों का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, और आपका जो है ब्रिटेन से हमने लिया है विधि के समक्ष समानता, या कहा जाए तो लॉ या कानून के सामने हर व्यक्ति क्या है? समान है, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, ठीक है। अब इसी में कई बार थोड़ा सा एक आध कदम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इसी में एक दो चीजें हैं जो आपको आगे के लिए याद रखना है, वो है अनुच्छेद 361 और 361A। ये दोनों जुड़े हुए हैं किससे? राष्ट्रपति और राज्यपाल से, ठीक है। राष्ट्रपति और राज्यपाल को कुछ विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं, और वो विशेषाधिकार क्या होते हैं? वो ये होते हैं कि भाई ये जो हैं सबसे पहले किसी न्यायालय के लिए उत्तरदायी नहीं होते, ठीक है। भाई कोई न्यायालय समन भेजकर इन्हें बुला नहीं सकता, ठीक है, और फिर वो नहीं कह सकता कि भाई इन्होंने हमारा समन जो है नहीं देखा, इन्होंने हमारी डिसरिस्पेक्ट की है। पहले ही लिख दिया गया है कि किसी न्यायालय के लिए ये उत्तरदायी नहीं है अपने कार्यों के प्रति, ठीक। दूसरा, इनके खिलाफ कोई भी क्या नहीं हो सकती? रिपोर्ट नहीं हो सकती, और रिपोर्ट का मतलब जो है किसी भी प्रकार से व्यक्तिगत अगर इन्होंने कोई काम किया तो उसके खिलाफ भी कोई रिपोर्ट नहीं हो सकती। नेक्स्ट, गिरफ्तार नहीं हो सकते, है ना, इन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट, आपका जो है मामले दो तरह के होते हैं, अब याद रखिएगा, वो मैं अभी आपको समझाऊंगा, दीवानी और फौजदारी,
भारत में दो तरह के मामले चलते हैं, दीवानी और फौजदारी, सिविल और क्रिमिनल। वो मैं अभी आपको बताऊंगा। गिरफ्तारी नहीं हो सकती, रिपोर्ट नहीं हो सकती, न्यायालय के लिए उत्तरदायी नहीं है। और अगर इनके ऊपर कोई दीवानी मामला है ना, तो इनकी सहमति होने के बाद 1 माह पूर्व नोटिस देना पड़ेगा, है ना, और सब कुछ उस नोटिस में बताना पड़ेगा कि क्या मांग है, कैसा क्या है, और तब जाकर व्यक्तिगत आधार पर जो है इनके ऊपर दीवानी मामला दर्ज हो सकता है। दीवानी, आपराधिक तो हो ही नहीं सकता, या फौजदारी तो हो ही नहीं सकता है, ना रिपोर्ट होगी ना गिरफ्तारी होगी। दीवानी हो सकता है, लेकिन 1 माह पूर्व नोटिस देने के बाद, और नोटिस में सब कुछ बताना पड़ेगा कि कितने की मांग हो रही है, क्या समस्या चल रही है, वो सब बताना पड़ेगा 1 महीने पहले। आई बात समझ में? अब भारत में इसके साथ साथ इन दोनों मैटर को, छोटे छोटे हैं, इनको यहीं समझ लेंगे तो आसानी रहेगी। भारत में कानून की जो प्रक्रिया है ना दोस्तों, वो इस तरह से चलती है कि उसे दीवानी और फौजदारी में बांटा जाता है। ठीक है, दीवानी को आप सिविल भी बोलते हो और फौजदारी को आप क्रिमिनल भी बोलते हो। सिविल मामले और क्रिमिनल मामले। ठीक है, सिविल मामले ऐसे मामले होते हैं जिसमें न्यायालय क्या देती है? क्षतिपूर्ति देती है, कंपनसेशन देती है। ठीक है, फौजदारी मामले ऐसे मामले होते हैं जिसमें न्यायालय क्या देती है? सजा। ठीक है, क्षतिपूर्ति मतलब यहां पर सरकार का कोई लेना देना नहीं होता, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के खिलाफ केस करता है। ठीक है, जैसे शादी, तलाक, संपत्ति, वसीयत, बच्चों को गोद लेना, इत्यादि इत्यादि। ठीक है, क्या आपने कभी सुना है कि महिला और पुरुष तलाक लेने गए तो महिला को तलाक दे दिया और पुरुष जो है उसे 14 साल का कारावास दे दिया? ऐसा सुना है कहीं? या आपने कहीं ऐसा सुना है कि 2 भाइयों के बीच में जमीन की लड़ाई थी तो एक भाई को जमीन दे दी और दूसरे भाई को फांसी दे दी? नहीं। और इसीलिए भारत में दीवानी मामले बहुत लंबे चलते हैं, पीढ़ी पीढ़ी चले जाते हैं, 6-6 पीढ़ियां चल जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के खिलाफ लड़ रहा है और दोनों समझौता कर लो तो अच्छी बात है, नहीं लड़ते रहो, न्यायालय उस हिसाब से फैसले देगा, है ना। तो ये सारे मामले कैसे होते हैं? सिविल मामले। एक पक्ष दूसरे पक्ष के खिलाफ लड़ता है, सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं, और सरकार देती भी है तो क्या देती है? क्षतिपूर्ति। भाई अगर किसी ने तलाक लेना है महिला को तो पति से पूछ लेगा, भाई तुम भी परेशान हो? तो पति कहेगा हाँ परेशान तो है सर, थोड़ा बहुत तो है ना। तो फिर क्षतिपूर्ति दोगे, कंपनसेशन दोगे, हर महीना गुजारा भत्ता दोगे, तो शांति से अपना जीवन गुजार लेना अकेले। बोलो राजी हो? फिर वो महिला से पूछेगा, भैया ये 10,000 रुपये महीना गुजारा भत्ता बोल रहा है, तुम राजी हो? वो बोलेगी हाँ हम राजी हैं। पति बोलेगा हाँ हम भी राजी हैं, अपना जीवन सुकून से जीना चाहते हैं, इसके साथ नहीं जीना चाहते। तो वहीं पर वो तुरंत जो है अपना फैसला सुना देगा कि हाँ भाई इनका तलाक मुकर्रर किया जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है, हर महीने की इस तारीख से इस तारीख के बीच में पति जो है पत्नी को इतना पैसा दे देगा। अब उस पैसे से ना तो राज्य को कुछ मिला, ना न्यायालय को कुछ मिला, कुछ नहीं। यहां मामला 2 व्यक्तियों के बीच था। यहां आपने किसी की क्या कर दी? हत्या, किसी का सामान चोरी कर लिया, है ना, किसी का अपहरण कर लिया। ठीक है, तो अब अगर आपने किसी की हत्या की ना दोस्तों, तो उस व्यक्ति को तो हत्या की साथ में, उसके साथ में आपने चुनौती पता है किसे दी? आपने चुनौती दी सरकार को। ठीक है, कि देखो तुमने उस व्यक्ति को जीने का अधिकार दिया था ना, सुरक्षा का अधिकार दिया था कि भारत सुरक्षित देश है, मैंने उसे मार दिया, अब तुमसे जो बनते बने कर लो। ठीक है, तो आप जो है फौजदारी मामलों में चुनौती किसको देते हो? चुनौती देते हो सरकार को। ठीक है, और इसीलिए फौजदारी मामलों में आपको क्या दी जाती है? सजा दी जाती है। बात समझ में आई? तो फौजदारी मामलों में सजा दी जाती है क्योंकि यहां पर एक व्यक्ति सरकार के खिलाफ जाता है। अब आपने किसी की गाड़ी चोरी कर ली तो भाई उस गाड़ी की सुरक्षा जो है पुलिस व्यवस्था बनाकर किसने रखी है? राज्य ने। और अगर आपने गाड़ी चोरी की तो आपने चुनौती किसको दी? राज्य सरकार को, कि देख लो तुमने इतनी पुलिस लगा रखी थी, हम तो धूम बना के जो है गाड़ी चुरा कर ले गए। तो गलती किसकी है? गलती किसकी है? सरकार की। आप तो यही बताओगे, है ना। तो फिर सरकार उस गलती पर आपको दंड देगी। तो यहां इन मामलों में सजा दी जाती है। ठीक है, तो फौजदारी तो इनके ऊपर नहीं हो सकता है, आपका दीवानी हो सकता है, ये शादी वादी, तलाक वलाक, वसीयत से जुड़ा हुआ, लेकिन 1 महीने पहले आपका नोटिस देना पड़ेगा। ये क्लियर है? तो ये आपका क्या था? अनुच्छेद 14। ठीक, पूरा क्लियर है। अब इससे आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 14 से। अनुच्छेद 15। अब इसमें लिखा हुआ है दोस्तों, राज्य
भारत के नागरिक से केवल उसके धर्म, जाति, लिंग, वंश और जन्म स्थान। ठीक है, क्या क्या? धर्म, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, क्या नहीं करेगा? राज्य भारत के नागरिक से केवल उसके धर्म, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। अब भेदभाव कैसे होता है? धर्म के आधार पर भेदभाव कैसे होगा? सोचिए भाई, आप कभी रेलवे में गए हैं, है ना? और रेलवे में कभी ऐसा हुआ है कि रेलवे में कहा गया हो कि भाई इस विशेष के धर्म वाले लोग जो हैं वो एसी में जाएंगे और बाकी जो है वो जनरल में लटकते हुए जाएंगे, है ना? या इंजन में बैठकर जाएंगे। कभी आपने सुना है कि इस विशेष धर्म वालों को ही एसी में टिकट मिलेगी, बाकी धर्म वाले जो हैं वो जनरल में आगे ऐसे लाइट पकड़ के जाएंगे? ऐसा कभी सुना है? नहीं सुना होगा, है ना? दूसरा, भाई जाति के आधार पर भेदभाव नहीं है। अभी कोरोना चल रहा था, क्या आपने ऐसा सुना कि भारत सरकार ने कहा हो कि पहले जो वैक्सीन है इस जाति वाले लोगों को लगाई जाएगी क्योंकि ये जाति वाले सबसे बड़े हैं, उसके बाद दूसरी जाति वाली को लगाई जाएगी, फिर सबसे नीचे वाले जो है उनका नंबर आएगा? ऐसा कुछ था क्या? नहीं, है ना? लिंग के आधार पर, अब भाई मान लीजिए आप तैयारी कर रहे हैं और कोई आपकी महिला मित्र भी तैयारी कर रही है, क्या ऐसा होगा कि आपका ज्वाइनिंग जब आ जाए उसके बाद आपको सैलरी मिले 1 लाख रुपए और उनको मिले 10,000 उसी पद के लिए? संभव नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, वंश के आधार पर, भाई बहुत सारे वंश वाले थे भारत में, जैसे दक्षिण के कई सारे नवाब थे, है ना? जम्मू कश्मीर के राजा थे, राजस्थान के राजपूत थे, जिन्होंने विद्रोहों में अंग्रेजों का साथ दिया था, है ना? और ये तो इतिहास भी कहता है। तो आपका बहुत सारे राजा महाराजा थे जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। ठीक है, ग्वालियर के सिंधियास भी थे, है ना? लेकिन अब क्या भारत सरकार उनसे बदला लेगी कि यार तुमने जो है अंग्रेजों का साथ दिया था, अब हम जो है तुम्हारे बच्चों से बदला निकालेंगे, उन्हें स्कूल नहीं जाने देंगे, उन्हें पढ़ाई नहीं करने देंगे? ऐसा कुछ है? नहीं, है ना? नेक्स्ट, जन्म स्थान। भाई आप हमेशा याद रखिएगा, आप भारत में कहीं भी पैदा हो, आप राज्य के निवासी हैं। ठीक है, नागरिक किसके हैं? भारत के, क्योंकि भारत में नागरिकता एकल है, राज्य के अनुसार नहीं है। ठीक है, तो इन 5 आधारों पर क्या नहीं हो सकता? भेदभाव नहीं हो सकता, ना तो धर्म, ना तो जाति, ना तो लिंग, ना तो वंश, ना तो जन्म स्थान। ठीक है ना? अब यहां ये राज्य का मतलब अनुच्छेद 12, नागरिक मतलब विदेशियों को प्राप्त नहीं है, सिर्फ नागरिक को प्राप्त है, धर्म, जाति, लिंग, वंश और जन्म स्थान के आधार पर। क्लियर? ठीक है, अब इसी में आपका जो है कुछ चीजें और हैं। राज्य को महिला और बच्चों दोनों को विशेष सुविधा देनी है। क्या देनी है? विशेष सुविधा। और ये भेदभाव नहीं माना जाएगा। आप देखते हो ना, बसों में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित रहती हैं, ठीक है, ट्रेन में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित रहती हैं, उसके साथ साथ बच्चों के लिए कई सारी योजनाएं चलाई जाती हैं, जैसे आंगनवाड़ी योजना, है ना, और मध्याह्न भोजन योजना और भी बहुत सारी योजनाएं। तो अब कोई कहे कि सर ये तो भेदभाव हो रहा है, बच्चों को खाना खिलाया जाता है, कॉलेज वालों को तो नहीं खिलाया जा रहा, है ना, तो ये तो गलत बात है, कॉलेज वालों को भी खिलाना चाहिए। तो वहां बोला जाएगा भाई तुम बच्चों में नहीं आते, बच्चों को विशेष सुविधा जरूरी है क्योंकि वो कुपोषित होने के उनके चांसेस ज्यादा है। आई बात समझ में? तो महिला हो गए, बच्चे हो गए, इनको विशेष सुविधा, भेदभाव नहीं माना जाएगा। साथ में SC, ST, OBC और 103 संविधान संशोधन 2019 के बाद से EWS, ठीक है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, इन्हें जो है शैक्षणिक संस्थानों में क्या दिया जाएगा? आरक्षण दिया जाएगा, आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा। और ये आरक्षण भी भेदभाव नहीं है, ठीक है, क्योंकि आरक्षण याद रखिएगा टेम्पररी आपका जो है प्रोविजन था, या कहा जाए तो अनिश्चित काल के लिए बनाया गया था, प्रारंभ के 10 वर्षों के लिए।
ठीक है। और कहा गया था कि भाई 10 वर्षों में इसका काम हो जाएगा, लेकिन फिर इसे राजनीतिक रूप से यूज किया जाने लगा या राजनीतिक वोट बैंक की तरह यूज किया जाने लगा, और तब से आज तक ये कंटिन्यू चले जा रहा है ना। क्यों? क्योंकि भाई राजनीतिक वोट बैंक बन चुका है और इसीलिए अभी तक चल रहा है। ठीक है, तो अभी ऐसा नहीं है आरक्षण की आवश्यकता नहीं, बिल्कुल है ना, लेकिन उसमें सुधार की आवश्यकता, और स्वयं आरक्षित जो समाज है वो स्वयं देख रहा है कि इसमें समाज में थोड़ा बहुत बदलाव तो करना चाहिए। तो अब देखिए भविष्य में हो सकता है हो जाए। तो ये आपका था अनुच्छेद 15। ठीक है, अब इससे आगे बढ़ते हैं। उम्मीद कर रहा हूं सारी चीजें एकदम समझ में आ रही हैं। कहीं पर कोई भी समस्या हो तो तुरंत वहीं पर रुकिएगा, तुरंत कमेंट करिएगा कि सर यहाँ पर ये समस्या आ रही है, आपके उस समस्या का समाधान किया जाएगा। ठीक है, और आप जो है हमारे ऐप में भी जा सकते हैं, आपका द डिग्निटी के नाम से है, और वहाँ पर भी आपको हमारा हेल्पलाइन नंबर मिलेगा, आप वहाँ संपर्क कर सकते हैं। तो चीज़ों में बिल्कुल समस्या नहीं लेनी है, जब चीज़ें समझ रहे हैं तो अच्छे से समझना है। ठीक है, चलिए 15 से आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 16। ठीक है, अब 16 में कहा गया है कि लोक नियोजन में, किसमें? लोक नियोजन में सभी को या सभी भारतीय नागरिक को, सभी नागरिक को अवसर की समता दी जाएगी। क्या दी जाएगी? अवसर की समता दी जाएगी। मतलब क्या है? लोक नियोजन मतलब सरकार की सेवाएं, है ना। जो काम सरकार करती है वो सरकारी सेवाएं हैं, है ना, वो राज्य की परिभाषा के अंतर्गत जो भी थे, है ना। तो भारत के जो नागरिक हैं उन सभियों को अवसर में समता या समानता दी जाएगी कि सबको मौका मिलेगा। ठीक है, और आप देखते हो कि जब भी कोई गवर्नमेंट वैकेंसी निकालती है, कोई फॉर्म निकालती है, तो उस फॉर्म में गवर्नमेंट दो चीजें बताती है, ओपनिंग डेट और क्लोजिंग डेट। ठीक है, दो चीजें कौन कौन सी बताती है? ओपनिंग डेट बताती है और क्लोजिंग डेट बताती है। ठीक है, अब मान लीजिए वैकेंसी है 5000, तो क्या सरकार 5000 के बदले में 50,000 फॉर्म लेगी बस? क्या कभी ऐसा आपने सुना है? नहीं सुना होगा, है ना। अब अगर 5000 वैकेंसी के लिए 5 करोड़ फॉर्म भी आएंगे ना दोस्तों, तो सरकार को लेना पड़ेगा, सरकार की मजबूरी है। ठीक है, सरकार मना नहीं कर सकती, नहीं नहीं भैया हम तो बहुत ज्यादा हो गया, इनका पेपर कौन कराएगा, कैसे कंडक्ट करेंगे, बड़ी समस्या हो जाएगी। नहीं, वो सरकार का लेना देना है ना। अनुच्छेद 16 में लिखा है कि अवसर की सभी को क्या मिलनी चाहिए? समता मिलनी चाहिए, और वो आपको देनी पड़ेगी। यहां तक क्लियर है ना। तो 16 में क्या है? लोक नियोजन में सभी नागरिकों को क्या मिलनी चाहिए? अवसर की समता मिलनी चाहिए। अब इसी के अंतर्गत अनुच्छेद 16 में ही SC, ST, OBC और EWS के लिए, EWS वही 2019, है ना, सेवा में किसकी व्यवस्था की गई है? आरक्षण की। किसकी व्यवस्था की गई है? आरक्षण की व्यवस्था की गई है। किसमें? सेवा में। ठीक है, कि सेवा में उन्हें क्या मिलेगा? आरक्षण मिलेगा। ठीक है, तो ये आरक्षण 15 में जो आरक्षण है दोस्तों वो किसमें है? आपका देखा जाए तो शैक्षणिक संस्थानों में। ठीक है, शिक्षण संस्थान, IIT, IIM, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज में यहां जो आरक्षण की व्यवस्था है ये सेवाओं में आरक्षण है कि भाई इन्हें आरक्षण दिया जाएगा, और वो आरक्षण समानता के खिलाफ नहीं माना जाएगा। क्योंकि फिर से वही वाली बात कि आरक्षण जो है वो इस समाज को इसलिए दिया जा रहा था ताकि ये अन्य समाज के बराबर आ जाएं, और जब बराबर आ जाएंगे तो फिर आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा। लेकिन अब जो है इसका राजनीतिक दुरुपयोग होने लगा है, तो समय के अनुसार जो है थोड़ा सा इसमें बदलाव होगा, उम्मीद है ना। तो अनुच्छेद 16 में ये प्रावधान है। क्लियर चल रहा है? कोई समस्या कहीं पर भी हो तो बता सकते हैं आप कमेंट में, है ना। चलिए 16 से आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 17। ठीक है, अस्पष्टता या छुआछूत। अब इसके बारे में थोड़ा समझना, अनटचेबिलिटी, छुआछूत या अस्पष्टता जो है इसके बारे में थोड़ा समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखिए, भारत का अभी जो इतिहास हमें ज्ञात है वो आपका चालू होता है कहां से? हड़प्पा सभ्यता से।
ठीक है, 2500 ईसा पूर्व से। ये भारत का इतिहास है, कहां से चालू होता है? 2500 ईसा पूर्व से, है ना, हड़प्पा सभ्यता के रूप में। ठीक है, अब यहां तो जो इन्होंने लिखा है या जिस लिपि का प्रयोग करते थे उस लिपि को हम तो जो है आपका जो है पिक्टोग्राफी कहते हैं, और वो तो आज तक हम पढ़ नहीं पाए क्योंकि उसमें चित्रों का उपयोग किया जाता है। अब कहीं पर मछली बनी है, कहीं बैल बना है, कहीं कबूतर बना है, जो भी उस समय के थे। अब हमें समझ में नहीं आता कि भाई उन्हें कैसे पढ़ना है, तो क्योंकि चिन्ह थे वो एक प्रकार से। हड़प्पा सभ्यता के बाद भारत में प्रवेश हुआ किसका? आर्य का, आर्यंस का। अब इसमें भी विवाद है कि आर्य यहीं के थे या बाहर से आए थे, तो उस विवाद में नहीं जाना है, बस ये मानना है कि हाँ भाई आर्य आए और आर्यों के पास स्वयं के जो ज्ञान था उसे उन्होंने वेद में आपका जो है संकलित किया था। हालांकि प्रारंभ में क्योंकि लिखने का आपका जो है पेपर का निर्माण नहीं हुआ था, तो पहले इन्हें श्रुति के रूप में मतलब सुनाकर एक से दूसरे को ट्रांसफर किया जाता था। फिर कुछ समय बाद इन्हें जो है ताम्रपत्र और बाकी चीजों में लिखा गया। ठीक है, तो आर्य जो है वो अपने साथ अपने ग्रंथ या कहा जाए तो अपना ज्ञान लेकर आए थे, जो थे वेद। ठीक है, और इन वेदों के अनुसार अगर देखा जाए तो जो सबसे पहला वेद है ऋग्वेद, उस ऋग्वेद के 10वें मंडल में या 10वें भाग आप कह सकते हो, उसमें आपका जो है भारत में एक बताई गई थी वर्ण व्यवस्था। क्या बताई गई थी? वर्ण व्यवस्था। ठीक है, और इसमें कहा गया था कि भारत में 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है, और यहां एकदम क्लियरली याद रखिएगा ये वर्ण व्यवस्था थी, और ये वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी। अगर आप बहुत अच्छा कर्म करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, भगवान से आप अपना मन लगाते हैं, तो आप ब्राह्मण कहलाएंगे। अगर आप शरीर से मजबूत हैं, लड़ने वड़ने में एकदम कुश्ती वुस्ती करते हैं, तो आप क्षत्रिय बन जाएंगे। अगर आप व्यापार में बहुत ज्यादा मजबूत हैं तो वैश्य बन जाएंगे। और अगर आप कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, अन्य जो समाज के काम है, साफ सफाई, सदाचार वाले, पानी वानी, जो अन्य व्यवस्थाएं हैं, अगर आप वो कर रहे हैं तो आप शूद्र कहलाएंगे, है ना। तो ये 4 वर्ण थे, है ना। इन चारों वर्णों में काम बटे हुए थे। ठीक है ना। कई बार ऐसा होता था कि आप वैश्य में जन्मे हैं और ब्राह्मण बन जाते थे ज्ञान के आधार पर, क्षत्रिय से ब्राह्मण बन जाते थे, ब्राह्मण से क्षत्रिय बन जाते थे, क्योंकि वो पूरी कर्म व्यवस्था थी, है ना, कर्म के आधार पर चलती थी। अब अगर कोई ये कहता है कि अरे भारत के समाज में तो शूद्रों के साथ बहुत ज्यादा अत्याचार था, तो उसी धर्म ग्रंथों में दोस्तों आपके इन चारों का उत्पत्ति भी लिखी है। ये लिखा गया है कि ब्राह्मण जो है वो भगवान के मुख से पैदा हुए, ठीक है, और इसीलिए वो बोलने ज्ञान का काम करते हैं, है ना। क्षत्रिय जो है वो भुजाओं से पैदा हुए और इसीलिए वो मजबूत होते हैं, हाथ मजबूत होता है ना। नेक्स्ट, वैश्य जो है वो जंघा से पैदा हुए, थाइस से, क्योंकि हर आदमी को खड़े रहने के लिए उनके पांव मजबूत होने चाहिए, तो किसी भी देश को खड़े रहने के लिए उसका व्यापार मजबूत होना चाहिए। और शूद्र कहां से निकले हैं? चरण से, फीट से, है ना। तो चरण जो है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप जब मंदिर में जाते हैं तो भगवान का सिर नहीं छूते, भगवान का कंधा नहीं छूते, आप भगवान के क्या छूते हैं? चरण छूते हैं। तो वो अपने अपने ऊपर है, राजनीतिक रूप से किसने किसका क्या प्रोनाउंसिएशन किया वो अलग हो जाता है, ठीक है। तो चीजों को जिस समय पर लिखी गई उस कॉन्टेक्स्ट में देखना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। हाँ, अब ये वर्ण व्यवस्था आगे चलकर किसमें बदली? जाति व्यवस्था में, ठीक है। अब जाति व्यवस्था में क्या हुआ कि अब जन्म जो है, जन्म के आधार पर यह निर्धारित होने लगा। अब आप कतई कितने भी नालायक हों, है ना, उसके बाद भी अगर आप ब्राह्मण के घर पैदा हुए हैं तो ब्राह्मण ही रहेंगे, क्षत्रिय के यहाँ पैदा हुए हैं तो क्षत्रिय रहेंगे। अब उससे ज्ञान का कोई लेना देना था नहीं, ठीक। कुछ समय बाद ये जाति व्यवस्था किसमें बट गई? उपजातियों में, ठीक है। अब ब्राह्मण में भी जो आपके उच्च वाले ब्राह्मण है वो सांडिल ब्राह्मण कहलाएंगे, ये वाले ब्राह्मण कहलाएंगे, है ना। निम्न वाले ये ब्राह्मण होंगे, वैश्य में ये उच्च माने जाएंगे, ये निम्न माने जाएंगे। उसी तरह शूद्रों में भी उच्च और निम्न होने लगे, ठीक है ना। बहुत सारे आपके जो हैं अलग अलग उपजातियां बन गई, है ना। अब सबसे खतरनाक किन्हें बना दिया गया? जो समाज में एक प्रकार से जो मृत आपके लोग हैं, मृत जानवर जो हैं, उन्हें उठाकर बाहर रखते थे,
है ना, मतलब आपकी गंदगी को साफ करते थे, उन्हें आपका जो है उन्हें समाज में एकदम निकृष्ट बना दिया गया कि भैया अगर इसको छू लिया तो फिर नहाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, है ना। तो ये सब प्रथाएं उस समय पर उपस्थित थी। अब क्यों किया जाता था, क्योंकि हो सकता है उस समय वो बैक्टीरिया, साफ सफाई को लेकर वो सारी चीजें, देखिए आप वर्तमान में ये नहीं कह सकते कि उस समय सिर्फ जो है पाखंड या ढोंग था, क्योंकि आज भी आप प्रकृति की पूजा करते हो, अब आप वेजिटेरियन की तरफ जाना चाहते हो, और ये सब तो पहले से ही था। तो उसे समझना जो है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो उपजातियां बनी और उपजातियों में जो आपके थे उनमें से छुआछूत प्रथा जो है वो सबसे ज्यादा प्रचलित हुई। अब जब भारत आजाद हुआ तो ये छुआछूत जो है वहां से आगे बढ़कर और अगले चरण में चलती जा रही थी, ठीक है। पूरे का पूरा वर्ग ही उसमें रख दिया जा रहा था, और इस कारण से आपका जो है भारत सरकार ने अनुच्छेद 17 में पूरी तरह से लिख दिया कि अस्पृश्यता या छुआछूत जो है वो पूरी तरह से भारत में प्रतिबंधित है। ना तो राज्य मतलब सरकार ऐसा कुछ कर सकती है और ना ही कोई निजी व्यक्ति ऐसा कुछ कर सकता है जिससे छुआछूत जो है बढ़े। और इसी में लिखा गया है कि संसद को शक्ति दी गई है, किसको, संसद को शक्ति दी गई है कि छुआछूत को रोकने के लिए दंड का प्रावधान करे, और संसद ने किया भी है। SC/ST एक्ट 1989 या अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, ठीक है। तो भारत में अस्पृश्यता जो है वो वर्तमान में पूरी तरह से प्रतिबंधित है, बैन है, ना तो सरकार कर सकती है ना ही निजी व्यक्ति। कहाँ लिखा है, अनुच्छेद 17 में, ठीक है। चलिए, उम्मीद कर रहा हूं यहां पूरी तरह से चीजें समझ में आ रही हैं। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 18, ठीक है। अब इस अनुच्छेद 18 में क्या है वो समझना है। इसमें है उपाधियों का अंत। किसका अंत, उपाधियों का, ठीक है। उपाधियों का अंत मतलब था क्या कि जिस समय पर भारत में अंग्रेज थे, कौन थे, अंग्रेज थे, तो अंग्रेजों के समय पर दोस्तों मुख्यतः जो लोग थे, है ना, उन्हें समाज से थोड़ा बड़ा दिखाने के लिए उपाधियां दी जाती थी, जैसे राय साहब, दीवान साहब, राय बहादुर, ये वो, है ना। अब मान लीजिए आपका नाम, आपका क्या है, आपका नाम है हरीश, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा कि आप हरीश हैं और आप जो हैं यहाँ जा रहे हैं, कितना सामान्य लगा। अब मैंने आपसे कहा श्री श्री 75 श्री 1008 हरीश जी महाराज, ठीक है, आप यहाँ जाएं। तो अब आप सोचिए, आपको अपने आप में फीलिंग आने लगी होगी कि हाँ मैं कुछ बड़ा आदमी तो हूँ, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि भाई जब ये उपाधियां जोड़ी जाती थी तो लोग अपने आप को समाज से क्या मान लेते थे, बड़ा मान लेते थे, ऊंचा मान लेते थे, ठीक है। तो भारत सरकार ने जब भारत आजाद हुआ, संविधान का निर्माण किया गया, तो अनुच्छेद 18 में लिख दिया गया कि ये जो जितनी भी उपाधियां दी जाती हैं, है ना, अंग्रेजों द्वारा या उससे पहले राजा महाराजाओं द्वारा, उन सारी उपाधियों का अंत किया जाता है। वर्तमान में शिक्षा और सेना, ठीक है, सिर्फ 2 क्षेत्र हैं जिनमें उपाधियां दी जाती हैं, शिक्षा के क्षेत्र में और सेना के क्षेत्र में। आप डॉक्टर, इंजीनियर अपने नाम में लगा सकते हैं, और सेना के क्षेत्र में लेफ्टिनेंट, कर्नल, जनरल, ये सब जो है वो अपने नाम के आगे। तो आपका जो है अगर कोई विदेशी आपकी उपाधि लेना चाहता है, भारतीय व्यक्ति, तो उसे जो है भारत के माननीय राष्ट्रपति से आज्ञा लेनी पड़ेगी, और तब जाकर वो किसी विदेशी उपाधि को ले सकता है, याद रखिएगा। इसके साथ साथ कुछ चीजें हैं, देखिए 1954 से भारत सरकार ने कुछ पुरस्कार प्रारंभ किए हैं। क्या प्रारंभ किए हैं, पुरस्कार, जैसे भारत रत्न, है ना, पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण इत्यादि, है ना। तो ये जो 1954 से पुरस्कार दिए जा रहे हैं, ये पुरस्कार हैं, याद रखिएगा, उपाधियां नहीं। अब अगर किसी को मिला है, अब जैसे मान लीजिए सचिन तेंदुलकर जी को भारत रत्न मिला है, अब वो जाएं आधार कार्ड ऑफिस और बोले कि भैया मेरा नाम चेंज करो, अब मेरा नाम करो भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, ठीक है। अब मैं सचिन तेंदुलकर नहीं, भारत रत्न सचिन तेंदुलकर नाम लिखूंगा, तो ये गलत है, ये नहीं हो सकता। अगर आप पुरस्कारों को उपाधि की तरह उपयोग करेंगे तो तुरंत आपको अपना पुरस्कार भारत सरकार को लौटाना पड़ेगा, ठीक है। यहां तक एकदम क्लियर है। तो उपाधियों का अंत किया गया है, शिक्षा सेना में है। अगर किसी विदेश से उपाधि ले रहे हैं तो राष्ट्रपति से आज्ञा लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट, 1954 से जो पुरस्कार दिए जा रहे हैं वो पुरस्कार हैं भारत रत्न, पद्मश्री आपका जो है, और इन्हें आप अपने नाम के आगे प्रयोग नहीं कर सकते हैं, करेंगे तो लौटाने पड़ेंगे, ठीक है। अब एक बार जल्दी से रिकैप कर लेते हैं कौन कौन से हैं, ठीक। पहला अनुच्छेद 14, ठीक है,
विधि के समक्ष समानता, विधियों का समान संरक्षण। कौन समान है, कौन नहीं है ना भाई? कानून के सामने हर व्यक्ति समान है। ब्रिटेन से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है कानून का समान संरक्षण। अगर परिस्थिति समान है तो लगने वाला कानून समान होगा। राष्ट्रपति, राज्यपाल न्यायालय के लिए उत्तरदायी नहीं है, रिपोर्ट नहीं हो सकती, गिरफ्तार नहीं हो सकती। सिविल मामले में आपका उनके ऊपर केस चलाया जा सकता है नोटिस देने के बाद। 15, नागरिक को केवल धर्म, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। उसके अलावा महिला व बच्चों को विशेष सुविधा है। SC, ST, OBC और EWS को शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण। नेक्स्ट, लोक नियोजन में सभी को अवसर की समता मिलेगी। इसके साथ साथ SC, ST, OBC और EWS के लिए आरक्षण है सेवाओं में। ठीक। 17, अस्पष्टता या छुआछूत को न तो सरकारी तौर पर ना ही व्यक्तिगत तौर पर पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया और संसद को अधिकार है दंड देने का। संसद ने कानून बनाया है SC, ST एक्ट 1989। इसके बाद अनुच्छेद 18, उपाधियों का पूरी तरह से अंत कर दिया गया है। राय बहादुर, दीवान साहब, है ना, शिक्षा और सेना में दी जा सकती है। अगर किसी विदेश से उपाधि लेनी है तो राष्ट्रपति से पूछना पड़ेगा। और अगर पुरस्कार जो 1954 से दिए जा रहे हैं आप उन्हें उपाधियों की तरह उपयोग करेंगे तो लौटाने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये था आपका पहला मौलिक अधिकार, समानता का अधिकार। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। कमेंट में जल्दी जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसे लगी और कैसे आपको समझ में आया या नहीं, है ना। इसके बाद हम अगली वीडियो में अगले जो अधिकार है उनकी चर्चा करें।